हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाल ही में हुए रामानुजन जूनियर कॉलेज के UT 1 का केमिस्ट्री का पेपर और उसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है और अपन को सही आंसर प्रेडिक्ट करना है और उसको मार्क करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, Which one of the following has maximum number of significant figures। तो पूछा है कि यहाँ पे अपन को 4 नंबर गिवन है और इनमें से कौन से नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस सबसे पहले वाले को देखता हूँ तो यहाँ पे बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ना, ये लास्ट वाले। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, 5। अगर यहाँ पे बात करूँ तो 4 और इस वाले में देखूं तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इज। तो यहाँ पे मेरे को पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। तो किसी भी चीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का अपन मॉलिक्यूलर वेट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एटॉम्स के एटॉमिक वेट्स का सम कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सल्फर का एटॉमिक वेट की बात करूं तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 और ऑक्सीजन का 16। अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो कितने, तो 32 + 32 64। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है तो मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है, AMU होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे अक्सर लोग किसको मार्क कर देते हैं, 64 ग्राम। तो 64 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, जबकि यहाँ पे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट किसमें अपन मार्क करते हैं, AMU में, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपन की जो मॉडर्न एटॉमिक वेट की जो स्केल है वो किस पे बेस्ड है। तो सबको पता है किस पे बेस्ड है, कार्बन 12 पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो अपन ने अभी कुछ समय पहले क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल देखा था, है ना। तो जब मैं आप लोग को रदरफोर्ड मॉडल के एप्लीकेशंस पढ़ाता था तो वहां पे मैंने बताया था कि वहां पे ये जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है और जो वॉल्यूम ऑफ एटम का मतलब ये जो रेशियो होता है तो ये कितना होता है, 10⁻15। मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, नियरली इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो लगभग कितना होगा, इट विल बी 10⁻⁻15 देन वॉल्यूम ऑफ एटम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, 10⁻⁻15 टाइम्स टू डेट ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ second Bohr orbit in the hydrogen atom is -3.41 electron volt. So the energy of second Bohr orbit of helium plus ion would be। तो आप लोग को मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक बताया था। मैंने कहा था कि जब भी अपन को क्या पूछ लिया जाए, किसी भी एटम के, किसी भी आयन के, है ना, अगर nth ऑर्बिट की एनर्जी पूछ लिया जाए तो मुझे बस क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 हाइड्रोजन एटम इंटू Z²। तो अच्छा, E2 कितना गिवन है, -3.41 इंटू, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये Z किसका होगा, ये Z यहाँ पे अपन हीलियम आयन का पुट करेंगे। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, हाँ 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -3.41 इंटू 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी नियरली इक्वल टू -13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये बात समझ में आई। तो जब भी मेरे को किसी भी ऑर्बिट की, मतलब
किसी भी आयन के सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होनी चाहिए, किसी भी आयन के nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है और मुझे हाइड्रोजन एटम की उसी ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में पता है, तो मैं कौन सी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ और आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है तरीका। और एक तरीका है, अपन ये भी कर सकते हैं कि हम लोग को सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के बारे में पूछा है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनर्जी वाला एक्सप्रेशन पुट करूँगा, कौन सा? -13.6 इंटू Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे -13.6 इंटू Z की वैल्यू क्या होगी? 2 2 जा 2² और n की फिर से 2² हो जाएगा, ये गया, तो ये क्या हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दोनों ही एक्सप्रेशंस अपन यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ Li2+ आयन इन अ सिमिलर स्टेट इज, तो मुझे रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और मुझे क्या पूछता है कि द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन इन अ सिमिलर स्टेट। तो R1 क्या पूछा है? लिथियम 2+। तो मुझे पता है ये क्या होता है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे R1H कितना है? 0.53। अच्छा, यहाँ पे N क्या होगा? 1, और Z कितना होगा? लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है बच्चों? लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा? तो 0.12317 समथिंग आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.17 एंगस्ट्रॉम। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे अपन को क्या गिवन है? डिफरेंट स्पीशीज गिवन है और उनके n की ऑर्बिट की वैल्यू गिवन है। अब पूछता है कि इनमें से कौन सी ऑर्बिट की जो रेडियस की वैल्यू होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब मैं अगर बात करता हूँ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाँ सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट, अच्छा आपको nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 0.529 इंटू n² बाई z। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं R1H की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.529। अच्छा एक बात देखो कि यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं Rn क्या लिख सकता हूँ? प्रोपोर्शनल टू n² बाई z। तो R1H कितना हो जाएगा? यहाँ पे n² बाई z का वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगा। तो ये तो सब में कांस्टेंट ही होता है ना, मैं किसी की भी रेडियस निकाल लूँ ये सब में कांस्टेंट होगा। अब मेरे को किसकी वैल्यू चेक करनी है? n² बाई z की वैल्यू चेक करनी है। जहाँ पे n² बाई z की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? इसके बराबर हो जाए, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? उसका जो साइज है किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं बात करता हूँ अब सबके करेस्पॉन्डिंग, देखो हीलियम, तो अगर मैं n² बाई z की वैल्यू की बात करता हूँ, है ना, तो सबसे पहले हीलियम प्लस के लिए, है ना, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट की बात करिए तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, z का वैल्यू क्या होगा? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। अगर मैं बात करता हूँ लिथियम 2+ आयन के लिए, तो लिथियम 2+ आयन के लिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 4, और लिथियम का जो z होता है वो 3, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ लिथियम 2+ n = 3, है ना, लिथियम 2+ n = 3, तो 3² बाई 3 ये क्या हो जाएगा? 9/3 n² बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ बेरिलियम
3+ आयन के लिए जिसकी n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे बेरिलियम 3+ के लिए n² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2² बेरिलियम का z क्या होता है 4, तो 4/4 = 1। तो यहाँ से मेरे को क्या नजर आ रहा है कि n² की वैल्यू जो है वो 1 किसके लिए आ रही है Be3+ के लिए आ रही है। मतलब यहाँ पे Be3+ का n = 2 का जो रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज। तो मुझे पता है बोर्स थ्योरी के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में, वो कैसे दिया जाता है nh/2π, जहां पे ये ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे किस ऑर्बिट की बात चल रही है, थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है। तो यहाँ पे ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 3h/2π। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम 2+ इज r1। तो यहाँ पे E4 माइनस E3 रेडियाई R4 माइनस R3 किसके लिए, लिथियम 2+ के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है del R1। और पूछा है यहाँ पे क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज del R2। तो R4 माइनस R3 किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। ये कितनी है, इसकी वैल्यू है del R2। अब मेरे को क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ दिस del R1 by del R2। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड ले जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले R4 माइनस R3 लिथियम 2+ किसके बराबर होगा। यहाँ पे मुझे पता है जो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या होता है 0.529 इंटू n²/z। तो ये मैं यहाँ पे ये कॉमन ले लेता हूँ 0.529। तो यहाँ पे R4 के लिए, लिथियम के लिए n²/z की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे n हो जाएगा 4 का स्क्वायर और z लिथियम 2+ के लिए क्या होगा 3 माइनस 3²/3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं 3 बाहर ले आता हूँ 0.529/3। ये क्या होगा 4² माइनस 3²। ये मेरा नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूँ R4 माइनस R3 फॉर हीलियम प्लस आयन, तो ये क्या होगा 0.529 n², 4², z क्या होगा यहाँ पे, हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू 2 माइनस 3²/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से 0.529/2 4² माइनस 3², ये नंबर 2। अच्छा, मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है del R1 और इसकी वैल्यू कितनी है del R2। तो 1/2 कर दो, तो 1/2 जब करोगे क्या आएगा del R1 बाय del R2 इक्वल्स टू, देखो बच्चों, ये वाला गया, ये वाला गया, क्या बचा 1/3 1/2 1/3 1/2, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2/3। 2:3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ 3dz² ऑर्बिटल। यहाँ पे किसकी बात चल रही है 3dz², है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है n को। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या 3। अब d, तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, तो l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए और 2 होती है d के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले n = 3 होगा, l = 2 होगा। n = 3 l = 2, ये गया। n = 3 l = 2 गया। ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, ठीक है। और z² के लिए हमेशा याद रखना ml की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम, कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है ना, कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना कि n की वैल्यू जो होती है l से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे 4 l इक्वल्स टू 0 ठीक है, 5 l इक्वल्स टू 3 ठीक है, 3 l इक्वल्स टू 2 ठीक है, 3। तो यहाँ पे n और l की वैल्यूज क्या है, सेम है, करेक्ट है, सब सही है। अब जो ml की वैल्यू होती है ना, वो होती है -L2 प्लस L। तो यहाँ पे देखो L की वैल्यू 0, तो ml की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, A की वैल्यू होगी, करेक्ट है। यहाँ पे प्लस L, -2 से +2 मतलब -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे ml की वैल्यूज क्या हो सकती है, ये 5 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है -3, मीन्स दिस इज नॉट परमिसिबल। यहाँ पे अगर चेक करते हो तो ml की वैल्यू क्या होगी, -32 +3। तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 परमिसिबल है, और इस केस में भी -2 से +2, तो m इक्वल्स टू -2 पॉसिबल है ना। और मुझे पता है s जो होता है आइदर इट कैन बी +2 और इट कैन बी -2। तो हमेशा याद रखना कि जो n की वैल्यू होती है ग्रेटर देन l होती है, और जो ml की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -L2 + L। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 Armstrong generates photoelectron of velocity 6 × 10⁵ m/s from 8 mass of electron, velocity of light and Planck's constant की वैल्यू, ये सब मुझे गिवन है। अभी देखो कहाँ का क्वेश्चन है, ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और फोटो इलेक्ट्रॉन की बात कहाँ होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है ना। यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन, मुझे क्या पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा गया है, और साथ ही साथ क्या गिवन है, यहाँ पे इनकमिंग जो रेडिएशन है उसकी लाइट की जो इनकमिंग लाइट है उसकी वेवलेंथ गिवन है। तो इनकमिंग रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 4000 Armstrong है। साथ ही साथ मुझे क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी, इट इज 6 × 10⁵ m/s। तो यहाँ पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन। तो कैसे कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे पता है कि इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को क्या पता है, मुझे वेवलेंथ पता है, तो यहाँ पे मैं इनकमिंग रेडिएशन की क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी एनर्जी निकाल लेता हूँ, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है hc/λ। तो h कितना होगा, अच्छा मुझे पता है, मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है ना, कि अगर सपोज मेरे को इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे मैं जो लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूँ, किस में पुट करता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग में पुट करता हूँ, है ना। मतलब यहाँ पे ये ऐसा 20 × 10⁻, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने लैम्डा की वैल्यू अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में रखता हूँ, है ना, तो यहाँ पे जो मेरा एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहाँ पे 12,400 बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा है 4000। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना आएगा, 0 0 गया, ये गया, है ना। तो 4 3 12, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे को सबसे पहले क्या पता चल गया, एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मैंने hc की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, मतलब जब मैं लैम्डा को यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला पुट करता हूँ तो एनर्जी किस में निकलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है। अब देखो वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो मुझे पता है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो रही है, कितना होता है 9.1 × 10⁻31, और v कितना गिवन है, 3 × 10⁸ m/s गिवन है। तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे ये आ जाएगा 162 × 10⁻21 जूल। यहाँ पे मैंने निकाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पे मैंने निकाला है जूल में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर मेरे को कभी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, फाई निकालना है। तो इसके बारे में
इसका वैल्यू निकालना है, तो ये पता है, ये पता है, तो ये 3.1 है, ये 2, ये कितना है 1, तो 5 कितना हो जाएगा 3.1 माइनस 1 दैट इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट इज। तो यहाँ पे मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है किसके लिए, फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो मैंने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का और बोर ऑर्बिट का रिलेशन बताया था क्या, ट्वाइस पाई आर एन इक्वल्स टू व्हाट एन लेमडा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस पाई आर एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और यहाँ पे एन लेमडा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 है, तो ए नॉट इंटू 4 स्क्वायर है ना, और z कुछ नहीं गिवन है मतलब 1 n लेमडा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 16 टू जा 32 पाई ए नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 4 लेमडा होगा ना 4, तो ये 4 8 टाइम्स गया, तो लेमडा इक्वल्स टू 8 पाई ए नॉट, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the nth Bohr orbit in a hydrogenic atom is equal to 1.5 a naught, then the value of n by z is। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है कितना 1.5 a naught। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले जा रहा हूँ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना गिवन है 1.5 a naught। अभी मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है वैल्यू ऑफ n by z पूछा है ना, यहाँ पे 1.5 पाई a naught गिवन है, ठीक है। तो मुझे पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बोर ऑर्बिट का क्या रिलेशन है, ट्वाइस पाई आर एन इक्वल्स टू व्हाट एन लेमडा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस पाई ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इक्वल्स टू व्हाट एन लेमडा। तो एन और एन ये गया, तो यहां पे क्या बचा एन बाई ट्वाइस पाई ए नॉट एन बाई जेड इक्वल्स टू लेमडा। अच्छा, क्या मुझे लेमडा की वैल्यू गिवन नहीं है क्या, ये क्या हो जाएगा लेमडा इंटू ट्वाइस पाई ए नॉट, नहीं लेमडा बाई ट्वाइस पाई ए नॉट। अच्छा, लेमडा कितना है 1.5 पाई ए नॉट बाई क्या है ट्वाइस पाई ए नॉट, ये गया ये गया, क्या 1.5 बाई 2, तो ये क्या हो जाता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 बाई 20 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0.75। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.75। नेक्स्ट, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन्स विल अपीयर। तो मुझे पता है बाल्मर सीरीज वाली जो लाइट्स होती है वो क्या होती है, विजिबल रेंज में क्या करती है, लाई करती है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। तो यहाँ पे 4 एटम्स है और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करवा रहा है, किसका, पोटेशियम कैल्शियम है ना, और क्या है क्लोरीन सल्फर। तो यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो अच्छा, एक और बात याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर होगा ज्यादा तो En की वैल्यू होगी कम। अब यहां पे देखो, ये नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इनसे ज्यादा होगी, ये मेटल्स ये नॉन मेटल्स। अब मुझे पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सल्फर के बाद कौन आता है, क्लोरीन, मतलब सल्फर से ज्यादा होगा क्लोरीन का। और मुझे पता है फिर से अलोंग द पीरियड तो किसका ज्यादा होगा, कैल्शियम का ज्यादा होगा। ये हो जाएगा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर मैच कर रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन H2S2O5R। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे एग्जैक्ट जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए आप लोग को दो वैल्यूज लिखी गई है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ H2SO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है ना। अब मुझे पता है कि जब मेरे को स्ट्रक्चर पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से। ये बॉन्ड टूटेगा -2 इस पे +2, इस पे -1, इस पे +1, ये टूटेगा इस पे -1, इस पे +1। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे -1 +1 -1 +1 -2 +2। तो इस सल्फर का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +4। इसका कितना आ रहा है, +4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन TeTlN AsR, मतलब टेलुरियम, थेलियम एंड आर्सेनिक आर। तो मुझे पता है ये जो टेलुरियम है कौन सी फैमिली का मेंबर है, ये ओल्ड स्टाइल सी टेम्पू, मतलब ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली से। और ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ये किसका मेंबर है बताओ, ये है बोरॉन फैमिली का। और बोरॉन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो नाइट्रोजन फैमिली में 5, तो 6 3 5, 6 3 5 दिख रहा है क्या आपको, 6 3 5 नहीं दिख रहा है, मीन्स ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ये 6 होता और ये करेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये थोड़ा इंप्रूव कर लेना। और ये यहाँ पे याद रखना कि टेलुरियम ओल्ड स्टाइल सी टेम्पो, तो टेम्पो मतलब टेलुरियम। ये क्या, बाल गंगाधर इन तिलक, तो तिलक मतलब थेलियम, ठीक है। बोरॉन फैमिली, आर्सेनिक, नाइट्रोजन फैमिली 5, तो आंसर हो जाएगा 6, 3, 5, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा क्या गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप, मींस ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, कि ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, मूविंग अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलवेज 0, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर दो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब दो सेम टाइप के एटम्स है, तो इनके बीच इसको क्या बोलता हूं मैं, होमोडायटोमिक, है ना। और अगर मैं बात करता हूं HCl, ये क्या है, हेटेरोडायटोमिक। होमोडायटोमिक मतलब दो सेम टाइप के एटम्स है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स है। तो होमोडायटोमिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है, लेकिन हेटेरो में 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मुझे पता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स मतलब क्या, SN-P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को अपन क्या बोल देते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये क्या है, S ब्लॉक, और ये क्या है, P ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज कंटेन PH बॉन्ड, कि इनमें से कौन सा, मतलब स्पीशीज, कौन कौन से स्पीशीज में क्या प्रेजेंट है, PH बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 1 by 1 अपन को स्ट्रक्चर बना के देखना होगा। तो सबसे पहले S3PO4 की बात करता है। तो S3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है S3PO4 का स्ट्रक्चर, S3PO4। तो S3PO4 में तो PH बॉन्ड नहीं है, मीन्स ये गया। अच्छा, और कहीं S3PO4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखो S3PO2। तो S3PO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है S3PO2 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे PH बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूं H4P2O5, तो P2O5 है ना, H4 ये क्या है, H4P2O5। तो यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, PH बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें भी, मींस ये क्या है, मेरा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट S3PO3 S3PO2। तो S3PO2 में तो अपन ने देख ही लिया है। अगर मैं बात करता हूं S3PO3, तो S3PO3 का स्ट्रक्चर क्या, S3PO3, यहां पे भी PH बॉन्ड मौजूद है। तो मतलब यहां पे
दो ऑप्शंस क्या हैं, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये कुछ एरर होगा शायद, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट कंटेन पीएच बॉन्ड, तो वहां पे सही ऑप्शन हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में क्या है, पीएच बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप कोई सा भी मार्क कर दो आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन 16 ग्रुप 16 एलिमेंट, तो ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट कौन से हैं बच्चों, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप 16। और ग्रुप 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल, सी टेम्पो। तो यहाँ पे देख लो कि कौन से में ग्रुप 16 का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे देखो ओल्ड स्टाइल, सी टेम्पो, तो यहाँ पे ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेनियम है, क्या यहाँ पे कोई ग्रुप 16 का एलिमेंट दिख रहा है क्या, यहाँ पे ग्रुप 16 का एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मीन्स ये है सही आंसर। यहाँ पे भी मेरे को क्या दिख गया, ग्रुप 16 का एलिमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, तो मुझे पता है ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं दे अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, और पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब क्या, वो वीक एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैंने आप लोग को बताया था कब, जब मैं आप लोग को एसिड बेस पढ़ा रहा था, तो वहां पे ये बताया था कि जो मेरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है वो क्या है, मेटल, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। अपन को क्या प्रेडिक्ट करना है, इनकरेक्ट। थर्ड पे आओ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस डिसोसिएट कंप्लीटली इन एन एक्वा सॉल्यूशन, यस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो लास्ट का देखो क्या है, HF इज स्ट्रॉन्ग एसिड वेरेस HI इज वीक एसिड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। मुझे पता है, अगर मैं बात करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स, तो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा HI का और सबसे लेस HF का, और इसका रीजन भी अपन पढ़ चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, है ना। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कभी और। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, तो फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो, और जब जब फ्री एक्सपांशन होता है, मैंने आपको क्या कहा था कि वहां पे वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं गिवन है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्या पूछता है, यहाँ पे गिवन है एडियाबेटिक कंडीशंस, तो एडियाबेटिक कंडीशंस मतलब क्या, Q इक्वल्स टू जीरो, Q इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। व्हाट आर एडियाबेटिक कंडीशन, दिस आर कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, फॉर एन आइसोकैरिक प्रोसेस डेल यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब आइसोकोरिक के लिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मीन्स डेल यू इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस क्यू, मीन्स ये गया। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसके लिए क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू जीरो, तो ये डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस डब्ल्यू है, ये भी गया। अब यहाँ पे थर्ड क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्यू इक्वल्स टू प्लस डब्ल्यू, तो मुझे पता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वहाँ पे डेल यू कितना हो जाएगा, डेल यू जीरो हो जाएगा, तो मुझे पता है डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये अगर जीरो हो गया तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस डब्ल्यू, ये भी गया, ये भी गलत आंसर है। तो सबसे जो मतलब अगर तीन गलत है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये करेक्ट होगा। अच्छा, अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस है तो मुझे पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को देखने के लिए इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट, इफ W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम
एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम। तो बहुत ही बेहतरीन सा और सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ हीट सप्लाई किया गया है, मीन्स जो हीट सप्लाई किया गया है उसी से वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, मीन्स ये क्या है, ये एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट 26, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 बार टू 4 बार एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो यहाँ पे क्या गिवन है, वर्क डन फॉर कंप्रेशन कैलकुलेट करने दिया है, और याद करो बच्चों, वर्क डन फॉर कंप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, यूजिंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, आइडल गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबली फ्रॉम, रिवर्सिबली और साथ ही साथ टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कौन सा फॉर्मूला, -2.303 nRT log V2 बाय V1 है ना। तो -2.303 मोल्स कितने गिवन है, 1, 8, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन है ना, और log V2 बाई V1, V2 कितना है 1 बार टू 4 बार है ना, तो 4 बार टू क्या बोला है, 1 बार टू रिवर्सिबली फ्रॉम 1 बार टू, हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर का क्या होता है P1 बाय P2 है ना, तो 1 बाय 4 बार। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग, ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 टू द पावर -2, तो माइनस आगे आके क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लगभग क्या आएगा 3.46 किलो जूल के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना है ना, अभी ये मैथ्स की क्लास तो है नहीं, ऑब्वियसली केमिस्ट्री के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को बस पता होना चाहिए कंसेप्ट। तो अपना कंसेप्ट लगा के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये आपको कैलकुलेट करके थोड़ा सा चेक कर लेना है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये तो क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखो, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आइसोथर्मल है मीन्स हीट का एक्सचेंज रुक गया है। हीट का एक्सचेंज कब, ऐसे कंडीशंस जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है वहाँ पे अपन दूसरी टर्म यूज करते हैं, एडायबेटिक टर्म यूज करते हैं ना, एडायबेटिक कंडीशंस। तो कभी कंफ्यूज मत होना, आइसोथर्मल में हीट कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्या ये बात समझ में आई, आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ sp एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कौन सा स्पीशीज में क्या है कि sp और sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको बस हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका क्या होगा sp, इसका क्या होगा sp और है ना, अच्छा इसका क्या होगा sp2, इसका sp2, इसका sp2 और इसका क्या sp2, इसका क्या होगा यहाँ पे sp3, sp2, sp2, sp3 और लास्ट में ये क्या है sp,
sp, तो sp और sp3 का ओवरलैपिंग आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है sp और sp3 का ओवरलैपिंग, है ना इस केस में। बाकी किसी केस में sp3 ऑर्बिटल से यूज नहीं हुए हैं, है ना। sp3 तो यूज हुआ है, sp3 के साथ sp नहीं दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे sp3 और sp2 है, मीन्स वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप लोग को मैं एक दूसरी क्लास में प्रॉपरली हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फॉर्मूला लिख लो फिलहाल के लिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर्स। नेक्स्ट देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ हकल थ्योरी द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब पूछता है कि ये जो कंपाउंड गिवन है हकल थ्योरी के बेसिस पे बताओ ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो मुझे पता है कि हकल थ्योरी है ना किसके लिए एप्लीकेबल होती है, साइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए। तो अब देखो क्या ये साइक्लिक है, हाँ सर साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए अपन को क्या चेक करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये भी तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, मीन्स क्या, एरोमेटिक, एरोमेटिक। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तो एंटी एरोमेटिक बन जाता। अब नेक्स्ट और लास्ट जो गिवन है कि विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल अमोंग द फॉलोइंग इज, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो अपन को चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुको, क्या करूँ मैं इसको, हाँ। अब देखो यहाँ पे तो मोस्ट स्टेबल, तो मुझे पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या कोई एरोमेटिक स्पीसीज दिख रहा है, क्या कोई एरोमेटिक स्पीसीज दिख रहा है, तो चेक करो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, sp3 मीन्स ये नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसको प्लेनर होना मैंडेटरी है, और प्लेनर के लिए sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये साइक्लिक भी है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन मौजूद है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक, मोस्ट अनस्टेबल। यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक, और एरोमेटिक है तो ये स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है लेकिन यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं है, है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजुगेशन है। तो हमेशा याद रखना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, उसके बाद कंजुगेटेड सिस्टम्स, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में कौन, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या ये बात आपको क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज पायरोल एंड पिरिमिडिन आर बोथ इक्वली बेसिक। पायरोल, तो पायरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है पायरोल, और ये होता है पिरिमिडिन। ये क्या है, पिरिडिन। तो पिरिडिन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन इक्वली बेसिक है, तो मैं कह दूंगा नहीं, क्यों, मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो पायरोल वाले लोन पेयर्स है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स हैं। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स हैं मतलब ये कंजुगेशन में पार्ट ले रहे हैं, जबकि ये क्या है, लोकलाइज्ड हैं। लोकलाइज्ड है तो ये लोन पेयर्स कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर डायमेंशन टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये ऑलरेडी किसमें बिजी है, कॉन्जुगेशन में बिजी है, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को दे पाएगा, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को नहीं दे पाएगा, ये अवेलेबल ही नहीं होगा, इसके पास वक्त ही नहीं है किसके पास जाने, H+ के पास जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, मतलब ये फ्री बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है
कुछ काम के नहीं है। तो कुछ काम के नहीं है तो किससे मिलने चले जाएंगे, H+ से मिलने चले जाएंगे। और अगर H+ से मिलने चले जाएंगे तो वहां पे इसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। मीन्स यहाँ पे ये पिरिडीन इज मोर बेसिक देन व्हाट, पाइरॉल। तो याद रखना क्या कि यहाँ पे देख लो कि कौन सा स्टेटमेंट फिट बैठ रहा है, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरॉल एज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट डिलिकोलाइज इन द रिंग। करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, द एरोमेटिक कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग इज, तो एरोमेटिक, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, sp3 दिख गया, मीन्स ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे सब sp2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक। और लास्ट वाला ये अगेन क्या है, sp3, मीन्स ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, तो मेरे को बताओ n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल को, l किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को। अच्छा, ml किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ, और s किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे a के साथ कौन आएगा, 2 आएगा। तो a के साथ 2 कहाँ पे दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस, मतलब मैं ऐसे मार्क नहीं कर सकता, मैं सबको मैच करूंगा। तो a के साथ 2 जा रहा है, b के साथ 3, b के साथ 3, c के साथ 1, c के साथ 1, d के साथ 4, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हर एक ऑप्शन को अच्छे से देख लेना, हर एक बातें ध्यान से देखते हुए मार्क करना। कभी कभी ये नन ऑफ दिस भी करेक्ट होता है ना, ऐसा नहीं कि ये तो गलत है तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है, L इंटू L+1 है ना, अंडर रूट L इंटू L+1 h बाई ट्वाइस पाई। तो यहाँ पे h बाई ट्वाइस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, h कट लिख सकता हूँ, है ना, h बार। तो यहाँ पे L की वैल्यू d की वजह से, d के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2+1 h कट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 √6 h बार या h कट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये यहाँ पे बार मिसिंग है, ये h कट मिसिंग है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन L वैल्यू इज गिवन, तो वहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल, यहाँ पे कुछ क्वांटम नंबर के सेट्स गिवन है, ये कितने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मुझे पता है ये जो m है ना, m किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और ऑर्बिटल की कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, मीन्स एक होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि m की जितनी वैल्यूज होती है, जितनी वैल्यूज m की होती है उतने ही ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कहीं पे अगर +2 -2 दिया हुआ होता, मीन्स वहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है, मीन्स एक ऑर्बिटल होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिफाइन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, बहुत ही आसान सा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रिसिशन क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, कि मैं जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेता हूँ। अब ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, जो डिफरेंट वैल्यूज है, वो आपस में कितने क्लोज हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिसिशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एक्यूरेसी किसको रिप्रेजेंट करता है, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मतलब हमने जो मेजरमेंट करके रिजल्ट निकाला है वो हमारे ट्रू वैल्यू के साथ कितना रिजेंबल करता है, वही क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरेंज हाइड्रोजन हैलाइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी एंड जस्टिफाई इट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड। मान लो ये क्या है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जो कि 2 एटम्स के बीच में, 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में बना है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों एटम्स जो होंगे ना, उनकी एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने की, है ना। ये चाहेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहे और ये चाहेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहे। तो ये जो रिलेटिव टेंडेंसी होती है ना, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
उसी को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके पास में होते हैं, उसके तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे को पूछता है कि ऑर्डर ऑफ पोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। तो सर ये पोलरिटी का ऑर्डर कैसे बताते हैं, तो याद रखना कोई भी मॉलिक्यूल का पोलरिटी को अपन अगर मेजर करना है तो अपन क्या चेक कर लेते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट एटम्स का के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, वहाँ पे पोलरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो हम लोग जब लेफ्ट से ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो En का डिफरेंस है वो क्या होगा, रुको, हाँ ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे पता है कि सब केस में हाइड्रोजन तो सेम ही है, कौन से एटम्स चेंज हो रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का En क्या है, सबसे ज़्यादा, और इसका सबसे लिस्ट, मतलब डेल En इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पोलरिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा किसका, HF का, और सबसे लेस HI का। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। तो सबसे पहले इसको कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, 2 कार्बन, ये है 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन बना लो, बना लिया। अब यहाँ पे एक बॉन्ड में क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, इसके पास O, इसके पास। तो अब देखो बच्चों, मुझे पता है कार्बन कितने बनाता है, कुल वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पे ये कितने बना रहा है, एक, मतलब यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे इसने 2 बना के रखे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना के रखा है। मतलब समझ में आया ना, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने वैलेंसी फील्ड है, ठीक है, बाकी के क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लो, तो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा कितने हुए, 9। अच्छा, पाई कितने हैं यहाँ पे, पाई सिर्फ एक ही है, नजर आ गया। तो यहाँ पे 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले CH2, ये मेरा C, फिर ये जो ब्रैकेट में होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये OH, ये C, इसके ऊपर क्या है, CH3, फिर C है ना, फिर CCl है ना। तो यहाँ पे 2 H है, ये रहे 2 H, यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे C, मतलब यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन नहीं है तो बॉन्ड्स, तो समझ में आया। तो अब कैलकुलेट करो सिग्मा पाई। तो सिग्मा पाई कैलकुलेट जब करोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 10 11 12, और यहाँ पे 13। तो सिग्मा कितने हैं, 13, और पाई कितने हैं, 1 2 2 पाई, 13 सिग्मा 2 पाई। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन आना चाहिए। नेक्स्ट, 750 centimeter of an sample of an ideal gas is compressed by an average pressure of 1 atmosphere to 250 centimeter cube. During this process, 20 joule of heat flows out to the surroundings. Calculate change in internal energy of the system. तो मेरे को change in internal energy कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है compression, और compression against constant external pressure। मतलब यहाँ पे देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 750, फाइनल वॉल्यूम 250, वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कंप्रेशन। P एक्सटर्नल गिवन है, Q क्या है, हीट फ्लोज टू द सराउंडिंग, फ्लोज आउट ऑफ द सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे रिलीज हुआ है तो -20। अब डेल यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। तो मुझे डेल यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे Q तो पता है, W नहीं पता, लेकिन क्या मैं W नहीं निकाल सकता क्या? तो मुझे पता है W इक्वल्स टू -PX डेल V। PX गिवन है, डेल V गिवन है, तो मैंने PX डेल V कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे यूनिट्स देखो, यहाँ पे ये ATM सेंटीमीटर क्यूब था, है ना।
तो एटीएम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर एटीएम में कन्वर्ट कर लिया मैंने। कैसे? तो सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, तो ये क्या गया? लीटर एटीएम। अब लीटर एटीएम को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों जूल में कन्वर्ट किया है? क्योंकि यहाँ पे क्यू का डेटा भी जूल में गिवन है ना, तो क्यू का डेटा जूल में गिवन है तो वर्क डन भी जूल में पुट करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? लीटर एटीएम का गिवन है कि लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लीटर एटीएम, फिर जूल एंड फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, an ion with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge if the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons. Find the symbol of the ion. तो यहाँ पे क्या गिवन है? मास नंबर गिवन है और कहा गया है कि जितने न्यूट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे इतना परसेंट ज़्यादा क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 11.1% ऑफ x, तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? न्यूट्रॉन्स। अब मुझे पता है कि मुझे किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ? z माइनस चार्ज। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने x मान के रखे हैं, तो यहाँ से मेरे का क्या आ जाएगा? z। और z क्या होता है? एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब मुझे पता है मास नंबर इतना है, तो मास नंबर मतलब क्या? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, प्रोटॉन्स यहाँ पे, प्रोटॉन्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो जब यहाँ पे पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाती है। x की वैल्यू मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मुझे क्या निकालना है? सिंबल ऑफ द आयन। तो सिंबल निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो प्रोटॉन्स कितना होगा? x माइनस 1 दैट इज 17। अच्छा, सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो 17 नंबर एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज था इसलिए माइनस, ये रहा उसका मास नंबर, ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट, ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है? लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 2 लीटर में क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अगर मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? अपन को मोल्स कैलकुलेट करना है। मुझे वेट अगर गिवन है तो गिवन वेट बाय क्या होता है? मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है? 4.25 ग्राम। इसका मोलर वेट कितना? 17। तो यहाँ पे मैं जब डिवाइड कर दूंगा मोल आ जाएगा। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल्स या नंबर गिवन है तो नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कैसे कैलकुलेट करता हूँ? गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे भी मैंने वही कैलकुलेशन की, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पुट किया, फिर एवोगैड्रो नंबर, फिर इससे मोल की कैलकुलेशन कर ली। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ H4P2O8 एंड H2S2O7। तो ये रहे स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आप लोग को सिखाया गया है। अभी फिलहाल तो इसको याद रखो, है ना। अगर आपको चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, किसके? ऑक्सी एसिड्स के, तो आप लोग कमेंट कर देना और बता देना, तो मैं क्या कर दूंगा आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का भी सेट्स ऑफ रूल्स होता है। तो सेट ऑफ रूल्स के थ्रू मैं एक्स मेथड के थ्रू क्या निकाल सकता हूँ? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे पता है जिसका निकालना होता है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे Na का कितना होता है? +1, हाइड्रोजन 2 × +1, फॉस्फोरस का x मान लिया है, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 एटम्स है, -2। अच्छा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल कितना होता है? 0 होता है। तो वही रूल्स यूज करके मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया हुआ है ना। तो इसके जो रूल्स है एकदम ध्यान से पता होना चाहिए कि जैसे कि प्लस ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, ग्रुप 2 का +2 होता है, ग्रुप 13 का जनरल +3, ग्रुप 14 का जनरल +4, ग्रुप 15 का जनरल -3, ग्रुप 16 का -2 और -1 एंड सो ऑन, है ना। तो ये सब रूल्स को अप्लाई करके अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे हाउ कैन यू जस्टिफाई द हाई पोलैरिटी शोन बाय दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे पूछता है कि ये मॉलिक्यूलर जो है ना, ये मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है ये हाईली पोलर है, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रीजन जो होता है कि यहाँ पे ये जो मुझे पता है कि
किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज़ का जो नॉन पोलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे ये इसका ये है पोलर, नॉन पोलर फॉर्म, ये है पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं इसका पोलर फॉर्म बनाता हूँ ना, ये पोलर फॉर्म में क्या दिखने को मिलता है मेरे को कि यहाँ पे ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो गया है, ये भी क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। मीन्स यहाँ पे ये एक ऐसा कंडीशन आ गया है कि यहाँ पे ये भी एनएरोमेटिक, यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं था, ये भी एरोमेटिक नहीं था, लेकिन जब मैं इसको पोलर फॉर्म में ले जाता हूँ ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी चीज़ को मैं बोल देता हूँ, इसको फिनोमेनन को मैं बोल देता हूँ क्वासी एरोमेटिसिटी, है ना। द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द नॉन पोलर। व्हाई? फॉर्म एज इन पोलर फॉर्म बोथ द रिंग्स बिकम्स एरोमेटिक। This phenomenon is called quasi-aromaticity and due to this phenomenon the compound has high polarity। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हम लोग इस टाइप के कंपाउंड्स देखते हैं ना कि यहाँ पे जब इसको मैं इसका नॉन पोलर फॉर्म बनाता हूँ, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस आ जाता है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस इस तरह से बनाते हैं कि दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए। तो अब दोनों रिंग क्या हो गई, पोलर फॉर्म में आके एरोमेटिक हो गई, और इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिसिटी कहते हैं। और क्वासी एरोमेटिसिटी के वजह से ये क्या हो जाता है, हाईली पोलर कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है बोथ नाइट्रोजन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पॉजेस डिफरेंट बेसिक स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे भी अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने कि लोकलाइज लोन पेयर की जो डोनेशन टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज लोन पेयर। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये 1 वाला, तो ये क्या कर रहा है, इट इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। तो कंजुगेशन इन्वॉल्व है, मीन्स ये क्या है, डीलोकलाइज। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी किसी डबल बॉन्डेड एटम के साथ लोन पेयर है तो वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। तो ये लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड है मींस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मींस इट इज इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, वेयर एज इट इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। और मुझे पता है वो लोन पेयर जो कि इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स ये इजीली अवेलेबल है तो इसका डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। नेक्स्ट, डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग विद एन एग्जांपल। तो सिस्टम क्या होता है बच्चों, सिस्टम मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा विच इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके ऊपर अपन स्टडी कैरी आउट करें वो क्या कहलाता है, सिस्टम। एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, जिसके ऊपर सिस्टम का इफेक्ट है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम विच इज गेटिंग अफेक्टेड बाय सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब अगर मैं एक कप में क्या लेता हूँ, गर्म चाय लेता हूँ, तो जो मेरी गर्म चाय है, तो चाय के बारे में बातें चल रही है, मीन्स वो क्या है, सिस्टम, है ना। और जो बाहर की हवा है, एटमोस्फेयर, वो क्या है, सराउंडिंग। अब जो टी को और एयर को सेपरेट करती है वो क्या है, वॉल्स ऑफ कप, तो वो क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द वर्क डन in Ours for the reversible expansion of 1 mole of an ideal gas from a volume of इतना तो इतना। तो यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपांशन गिवन है ना, तो रिवर्सिबल एक्सपांशन गिवन है और साथ ही साथ एट 225 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन वाला अपन को जो फॉर्मूला है पुट करना है, डेटा गिवन है, वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ गया जूल में, लेकिन हम लोग को पूछा है अर्ग्स में, तो जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। याद रखना 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 आर्क। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर so that de Broglie's wavelength is inversely proportional to the velocity of the particle। तो de Broglie's डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है कि 1924 में डी ब्रॉगली ने कहा था कि लाइट की तरह जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सबका नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर। मतलब दे ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर, दे ऑल्सो हैव वेव नेचर, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि लाइक लाइट ऑल मटेरियल पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर एंड दिस इज नोन एज व्हाट, डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब क्या प्रूफ करना है, सो दैट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो मुझे पता है मैटर का दोनों नेचर होता है, क्या, पार्टिकल और
वेव, तो अगर पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हुए एनर्जी निकालता हूं तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करूंगा, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप से जो आया हुआ है E=mc²। अगर वेव नेचर कंसीडर करता हूं तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करता हूं, यूजिंग प्लैंक्स इक्वेशन, है ना, तो E=hν। तो अब मुझे पता है कि अगर ये वाली बात ट्रू है, मीन्स ये दोनों मतलब कोई भी चीज है उसका एनर्जी अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, सेम होगा, मीन्स अब मैं क्या पुट करता हूँ, mc=hν। तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व आउट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा dB=h/mc। तो ये c क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो स्पीड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, तो c को किससे रिप्लेस कर देंगे, v से। और उसके बाद मुझे पता है ये h और m क्या होता है, कांस्टेंट होता है, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है मास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लिख सकता हूँ और इस तरह से इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब ज़्यादा मतलब चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे, है ना। नेक्स्ट, show that when incident radiation of frequency mu strikes on the metal surface having threshold frequency mu naught, the kinetic energy of photoelectron is given by h mu minus h mu naught। तो ये इसमें कुछ मैथमेटिकल मतलब इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पढ़ा था कि इनकमिंग एनर्जी की रेडिएशन की एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट करता हूँ तो मेरा जो है प्रूफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यहाँ पे EI=ET प्लस EK। अब EI क्या होता है, एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, h म्यू नॉट EK। अब इसको इधर भेज दूंगा तो h म्यू माइनस h म्यू नॉट, तो h म्यू माइनस म्यू नॉट। और वेर जितने भी टर्म्स यूज किए हैं अपन ने एक्सप्रेशन में, सबका जो भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब जो भी जिसको रिप्रेजेंट करता है वो अपन को लिखना होता है, ठीक है। फिर ये एक न्यूमेरिकल था, बहुत ही बेहतरीन NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल था। यहाँ पे पूछा है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस ऑफ सोडियम, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. What is the minimum energy required to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? तो यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, मुझे किस में गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है। तो जब मैं यहाँ पे मुझे पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 26 लैम्डा इन मीटर पुट करूंगा तो आंसर किस में आएगा, जूल। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा को किस में पुट कर दिया, नैनोमीटर से जूल में कन्वर्ट कर दिया, पुट किया तो इनकमिंग रेडिएशन की क्या आ गई, एनर्जी आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, EK गिवन है। EK कितनी है, जूल पर मोल। मतलब मैं अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी। तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। तो मुझे क्या पता चल गया इसका पता चल गया, एक इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। तो यहाँ पे अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, ET कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई और थ्रेशोल्ड एनर्जी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से अपन को सॉल्व करना है ना। यहाँ पे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू पुट क्यों नहीं की, है ना। तो मुझे पता है कि जब भी लाइट आएगी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी में, और कुछ काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पे अपन जो बातें करते हैं ना वो एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं यूजुअली, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे मोल के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, इसलिए पहले मैंने मतलब अभी मेरे को क्या निकालना है। देखो बच्चों बोर्ड पे देखो कि यहाँ पे पूछा है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी तो वो मैं कैसे निकालूंगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पुट करूंगा, समझ आया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट और लास्ट यही है कि स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी फास्ट मूविंग स्पीशीज जो है लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इनका जो होता है ना, हम लोग पोजीशन और मोमेंटम एक साथ करेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, साथ साथ द एग्जैक्ट पोजीशन
एंड मोमेंटम ऑफ अ फर्स्ट मूविंग पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। और यही क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर हम लोग दोनों को साथ मेजर करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेल एक्स रिप्रेजेंट्स द एरर इन पोजिशन और एंड डेल पी रिप्रेजेंट्स एरर बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो डेल एक्स डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h by 4 pi। और यही क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ HUP, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, पहला तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था, इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके बाद कि वहाँ पे बोर्ड ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH by 2s pi होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। और थर्ड, ही कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम्स में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है ना, फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स थ्योरी। तो ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने, क्योंकि ये 1.5 मार्क का है ना, जो मैंने हिंदी में बताया उसी का इंग्लिश वर्जन है कि बोर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, व्हाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज NH by 2s pi हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स थ्योरी, एंड लास्टली इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्बिटल एंड नॉन। तो ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड एन एटम, है ना, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट द एटम, it is the space around nucleus where probability of finding the electron is maximum। मतलब न्यूक्लियस के बाहर के तरफ वो वाला हिस्सा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, चांसेस ज़्यादा है सबसे, उसको क्या कह देते हैं, उस रीजन को मैं ऑर्बिटल कह देता हूँ। जबकि नोड क्या, उसका एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब जो नोड होता है ना, इट कैन बी अ पॉइंट, इट कैन बी अ लाइन, इट कैन बी अ सरफेस और इट कैन बी अ प्लेन, एंड इट इज अ that region where probability of finding electron is 0. So it is a point by line by plane by surface where probability of finding electron is 0. तो इसी के साथ हम लोग का क्या होता है कि जो पेपर का डिस्कशन है वो ख़त्म होता है। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स ढेर सारे करने हैं। सबसे पहले आपको जो थ्योरी है, थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। NCERT के हर एक न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। तो अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।